मैं यूँ कहूँगा कि 90s के बाद एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंज हुआ है, या यूँ मैं कहूँ कि रेवोल्यूशन। परसिवरेंस एंड पेशेंस जो हमें उन्होंने सिखाई, वो धीरे धीरे आगे जाके उसने काफ़ी असर दिखाया। जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं एज ए टीचर के तौर पर? आज की जो तरक्की साइंस ने की है, जो उसमें एजुकेशन के फील्ड में जो टूल्स मिले हैं या और सारी चीज़ें मिली हैं, उससे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ उसमें नुकसान भी हुआ है। क्या आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को ग्लोबल लेवल पर compete करने के लिए तैयार कर रहा है? क्या भारतीय शिक्षा पद्धति आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर है? क्या आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंसान बना रही है? आज इस महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम होराइजन टॉक्स में प्रोफेसर के.एन. कौल के साथ, जिन्हें 50 वर्षों से भी ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में काम करने का अनुभव है, और इतना ही अनुभव है डीएवी संस्थाओं के साथ काम करने का भी। तो आज हम आप सबको उनसे मिलाते हैं। तो आइए सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे स्टूडियो में आज इस टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आपका जो निमंत्रण मिला, मैं बहुत आपका धन्यवादी हूँ। और इस टॉपिक पे बात करना नेचुरली मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल सर, दिल के करीब तो होगा ही। आधी सदी आपने एजुकेशन के एरिया में सर, जो आपका एक ह्यूज अनुभव है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, मैं डीएवी संस्थाओं से अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो 1974 से जुड़ा हुआ हूं। पहले 3 साल जैसे एजुकेशन ली, उसके बाद 1977 से लेके आज तक मैं डीएवी संस्थान के साथ एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो टीचिंग करियर है एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, वो डीएवी कॉलेज जालंधर का रहा है अबाउट 28 साल। उसके बाद देन 10 साल के करीब मैंने कॉलेज प्रिंसिपलशिप की है डीएवी कॉलेज दसूहा में और डीएवी कॉलेज अमृतसर में। उसके बाद मुझे मौका मिला अपनी मैनेजमेंट का, अपनी पेरेंट बॉडी की सेवा करने का। तो 2014 के एंड में मैंने फिर डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर को ज्वाइन किया, यहाँ पे इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और इस सारे टेन्योर के दौरान में मुझे पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना, या यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या कॉलेजेस में या स्कूल्स में कैसे कैसे फैसिलिटीज़ हैं, क्या होनी चाहिए, इन सब को नज़दीक से देखने का मौका मिला। और इस वक्त 4 साल रजिस्ट्रारशिप करने के बाद आजकल मैं डीन साइंसेज यूनिवर्सिटी का, और जितनी जो समय पे जो एजुकेशन फील्ड में तब्दीलियाँ हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, तो उसका मैं एक चश्मदीद हूँ। सर, बेसिकली जितना आपने बताया कि आपने लेक्चरर के तौर पर डीएवी संस्था को ज्वाइन किया और एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ह्यूज एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप ज़रूर ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इतना अनुभव होने के बाद या इतना एजुकेशन एरिया में काम करने के बाद आप किस तरीके का चेंजेस आज के समय में देख रहे हैं? मैडम, ऐसा है कि अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मेरा ख्याल है हमें वहाँ से चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे तजुर्बात, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हो, तो जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, उसके बाद कॉलेज में आए, फिर कॉलेज में पढ़ते थे, फिर उसके बाद पढ़ाना हमने शुरू किया, तो मैं यूँ कहूँगा कि 90s के बाद एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंज हुआ है, या यूँ मैं कहूँ कि रेवोल्यूशन हुआ है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिन दिनों में हम स्टूडेंट हुआ करते थे स्कूल में। तो हम लोगों को, मुझे याद है कि हमारे टीचर हमें बोला करते थे कि भाई आप अपना जो सुलेख है, यानी लिखने का जो तरीका है, उसको सुधारने के लिए आप लकड़ी की तख्ती के ऊपर हम काने की कलम से लिखा करते जी। तो हमारा, यानी आप यूँ कह लो कि किसका हैंडराइटिंग अच्छा है, उसका कंपटीशन भी हुआ करता था। बिल्कुल सर। फिर उन दिनों में इतनी ज़्यादा तरक्की तो नहीं थी साइंस में भी और एजुकेशन के फील्ड में भी, लेकिन ये है कि हमारे टीचर्स ने हमारे बेसिक्स जो तब पैदा किए, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में जो कूट कूट के भरे, और हमें जो मैं यूँ कहूँगा कि जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है कि परसिवरेंस,
जी परसिवरेंस एंड पेशेंस जो हमें उन्होंने सिखाई, वो धीरे धीरे आगे जाके उसने यानी काफ़ी असर दिखाया। उसके बाद जब स्कूल में आए तो स्कूल में भी उन दिनों में वो पुराना सिस्टम होता था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो सिस्टम आज भी इंग्लिश में कहूँ तो इट होल्ड्स गुड। जी मुझे याद है कि मेरा स्कूल मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हम रास्ते में इंग्लिश की स्टोरीज और एसेज याद करते करते जाया करते थे, क्योंकि उन दिनों में सिस्टम ऐसा था। उन दिनों में ऐसा था कि भाई जब एग्ज़ाम भी होता था तो कहते थे कि भाई आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई 5 प्रश्न करो। जी लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम बदला, जैसे मैंने बोला कि ये 90s तक ऐसे समझो चलता रहा। जब कॉलेज में हम पढ़ाया करते थे तो उन दिनों में भी ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ पे हुआ करती थी कि भाई कौन सा बच्चा कितना कितना अच्छा किसी लेक्चर को याद करता है और पेपर में वो नहीं प्रोड्यूस बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी बात को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक्स पे ज़्यादा काम करता था। तो सर आज के समय में जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं एज ए टीचर के तौर पर? मैडम, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वो कहते हैं ना, मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे या टीचर भी थे, तो हम कहते थे कि यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस। जी तो इसी तरह से आज की जो तरक्की साइंस ने की है, जो उसमें एजुकेशन के फील्ड में जो टूल्स मिले हैं या और सारी चीज़ें मिली हैं, उससे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ कुछ उसमें नुकसान भी हुआ है। जी जैसा कि आजकल आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन विद अ क्लिक ऑफ ए माउस हमारी मोबाइल फ़ोन पे, हमारी लैपटॉप की या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाती है। तो जैसे मैं कनेक्ट करूं पिछली चीज़ के साथ कि हम लोगों के टाइम में आप यकीन नहीं मारोगे कि वे बैक इन 75-77 जब कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो क्या आप यकीन कर सकते हो कि उन दिनों ज़ेरॉक्स भी नहीं था। बिल्कुल सर, कोई चीज़ लिखने के लिए आपको लिखना ही पड़ता था। पता था। और शायद वो लिखने का ही कह लो कि असर ऐसा है कि आज तक भी अगर कोई चीज़ कहीं बात करनी हो या कहीं कोई डिस्कस करना हो, तो हम लोगों की हैबिट बनी है कि उसको पहले लिखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो आपके जहन में, आपके दिमाग में अच्छी तरह से घर कर जाए और उसको अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस कर सके। मैं इस चीज़ को ही ज़रूर कंटिन्यू करूँगी कि आज के जो बच्चे हैं बेसिकली वो लिखना ही नहीं चाहते हैं। तो बेसिक चीज़ों को याद करना या बेसिक चीज़ों को एक तरीके से रिवाइज करना बेसिकली बार बार, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के आगे है। मैं उसी बात पे आ रहा था जी। कि आज की डेट में, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि भाई फलां टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो बच्चों को रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, तो होता क्या है कि वहाँ से करके वो आपको बोल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो लिख के रिप्रोड्यूस करना होता है या जिस फॉर्म में उन्होंने पढ़ा होता है उसमें थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट अगर हो जाए, तो देन दे आर फाउंड लैकिंग, तब वो नहीं कर पाते। इसका रीज़न यही है कि वो एप्लीकेशन जो है दिमाग की वो नहीं करते, जैसे रेडीमेड मटेरियल मिलता है वैसे चला जाता है। नहीं बिल्कुल सर, आप रेडीमेड मटेरियल की अगर हम बात करें कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो आज की डेट में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और बच्चे मुझे तो लगता है कि टीचर से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? मैडम, ये आपने बड़ी सही बात की। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अर्ली 20 में, फरवरी मार्च 20 में कोरोना आया जी और साल 1.5 साल रहा वो। और उन दिनों में ऐसा था कि भाई घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था, तो एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन हुआ। जी इवन प्राइमरी के जो बच्चे थे वो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इसका असर ये हुआ कि उनकी ये हैबिट ही बन गई कि भाई ऑनलाइन तो सब कुछ मिल रहा है, फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है या क्लास में जाने की क्या ज़रूरत है। जी आजकल भी कुछ जगह ऐसे मतलब ट्रेंड है कि भाई बच्चे महसूस करते हैं भाई टीचर से क्या करना है मिलके, तो ऑनलाइन तो मटेरियल मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बात बताऊं कि देखिए, टेक्स्ट बुक्स में या जो ऑनलाइन मटेरियल भी मिल रहा है उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी क्लास में आज भी कभी मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई ये एक पैराग्राफ है, इस एक पैराग्राफ का मतलब क्या है मुझे ये बताइए। मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको कहीं भी मिल जाएगा, जी लेकिन इस पैराग्राफ को समझना भी तो ज़रूरी है। मुश्किल क्या होती है कि जब वो सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से मग अप कर लेते हैं, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है
कहीं कंपटीशन में जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, तो उनको अगर स्लाइट भी राइट लेफ्ट अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो उसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने वो ध्यान से दिमाग से तो उसका आंसर ढूंढा नहीं होता। नहीं नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ठीक है कि ऑनलाइन एजुकेशन लेके वो एक तरीके से उन्होंने टीचर का एक अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है, लेकिन सर आप जो आज के टीचर्स आ रहे हैं, यंग टीचर्स हैं जो बहुत कुछ शायद अभी नए नए टीचर बने हैं या काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रहे हैं, तो उन टीचर के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं, या उन टीचर को क्या अब ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि वो एक अच्छा टीचर बन सके और बच्चों को फिर से क्लासरूम में लेके आए? ऐसा है मैडम कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई जो टीचर है जी पहले तो खुद इक्विप हो, उसके बाद बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इस तरह से दे, उनको क्लास में इन्वॉल्व करे और उनकी जो अपना नेचुरल उनका जो टैलेंट है या नेचुरल जो वर्थ है वो बाहर आए, वो चीज़ें मगअप करके ना बता सकें, उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे दें जिसमें कि नॉलेज को अप्लाई किया जा सके। जैसे कि हम आजकल जो इवैल्यूएशन सिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें ऐसा है कि जो बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया गया है या जो उसने आंसर दिए गए हैं तो उनके रूब्रिक्स हमने तैयार किए हुए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से जी। कि भाई क्या ये रीजनिंग है, बच्चा रीजनिंग कर रहा है या मगअप करके रिमेंबर करके जवाब दे रहा है या अप्लाई कर रहा है या एनालाइज कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को दी जाएं, और मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ, मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि बेटा आप कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक वो आपके जहन में नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कहीं रिप्रोड्यूस करना आपने लिखा होता है तो वो इम्प्रेशन आपके दिमाग में रहता है। तो ही है। तो अक्सर आजकल ये डिबेट होती है, जैसे कि आपने भी पूछा कि अगर ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है। टीचर की हमेशा ही ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो आई टू आई कांटेक्ट है, जो स्टूडेंट के या टीचर के एक्सप्रेशंस हैं जी वो ऑनलाइन टीचिंग में मिसिंग होते हैं। मिसिंग होता क्या है कि जब भी क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी स्लाइट सा इनडिफरेंट होता है तो मैं क्लास को ये बोलता हूँ कि भाई बेटा आप अपना नुकसान कर रहे हो, जी बिकॉज द बेस्ट पॉसिबल विच आई एम टू गिव टू यू उसमें आपने अड़चन क्रिएट की है। तो इसलिए बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेस एक्सप्रेशन देख के, मुझे फेस एक्सप्रेशन देख के अगर 40 बच्चे बैठे हो तो मुझे पता चल जाता है कि क्लास में कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है, समझ आ रही हो, कितने को नहीं आ रही है। यही बात है कि उनके रिस्पांस के ऊपर ही आगे फिर टीचर जो है, कई बार टीचर अपना नेचुरल फ्लो भूल जाता है, बिकॉज बच्चों ने कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे पॉजिटिवली रिस्पांस नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउट ऑफ ए टीचर। पर शायद सर उसमें कहीं ना कहीं उन टीचर्स को भी अपने पैटर्न ऑफ एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। जी आपने सही बोला, मैं जो पहले बोला था कि आजकल देखिए रोट लर्निंग या लेक्चर, अकेला लेक्चर सुनने में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड अगर एजुकेशन हम करेंगे, उनको किसी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे, तो उसमें उनकी ओरिजिनलिटी सामने आएगी। और क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे 15-20 मिनट से ज़्यादा आप अटेंशन, आपकी जो अटेंटिविटी है वो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। उसके अगर आप फिर पौना घंटा या 1 घंटा क्लास में बोलते ही रहेंगे तो फिर बच्चे थोड़ी देर के बाद उदासीन हो जाएंगे, तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन करेंगे, थोड़ी वैरायटी लाएंगे, तो बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, तो शायद उससे जो है वो रिजल्ट्स बेटर। जी सर, अब जब एक्टिविटी बेस्ड आपने एजुकेशन की बात करी तो कोरोना के साथ साथ साइमल्टेनियसली सर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई। जी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सार था या जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ तक स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए मैडम, ऐसा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि इट हैज़ दिस NEP हायर इंस्टीट्यूशन के अलावा स्कूल्स में भी ये एप्लीकेबल हो गया है। जी रीज़न क्या है कि जैसे मैंने पहले बोला कि शायद ओल्ड सिस्टम में जो ज़्यादा स्ट्रेस थी वो ये थी कि बच्चे को नॉलेजेबल तो बनाओ, जी लेकिन उस नॉलेज को क्या वो यूज़ करके कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता है कि नहीं, इज़ ही एम्प्लॉयबल और नॉट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी ध्यान दिया गया है। और हम जो सिलेबाई बनाते हैं उन सिलेबाई में बच्चों को एक ऐसी बास्केट प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन या उसकी जो एप्टीट्यूड इम्प्रूव करने के लिए जो एजुकेशन है वो भी होती है। और
स्कूल्स में भी ये करना शुरू किया है। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मान लो एक बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, लेकिन अगर उसको एक बिजली का फ्यूज लगाना नहीं आता तो then it is useless। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अगर उसको स्किल बेस्ड हम एजुकेशन देंगे तो वो एम्प्लॉयबल भी होगा। तो नए एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा गया है। दूसरा, नए एजुकेशन सिस्टम में एक ये भी रखा गया है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जैसे 4 साल का कोई कोर्स है तो 4 साल आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। जी। पहले मान लो 3 साल की बीएससी है, बच्चे को किसी कारण बीच में छोड़ना पड़ गया तो उसकी बीएससी खत्म हो गई, बिल्कुल। तो फिर से उसको शुरू करना पड़ता था। एग्जिट लेवल की बात। एग्जिट लेवल, अब यहाँ पे एग्जिट लेवल्स जो बना दिए गए हैं, यानी पहले साल के बाद जैसे डिप्लोमा होगा, फिर 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा होगा, ऐसे अगर 3 साल की डिग्री है तो यानी 1 साल के बाद भी वो एग्जिट करके जा सकता है और व्हेनेवर ही गेट्स टाइम तो आके फिर से रिज्वाइन कर सकता है। तो ये नए एजुकेशन सिस्टम की ये एक जो है बहुत अच्छी खासियत ये है। खासियत। बट सर, अमूमन आप भी ज़रूर देखते होंगे, बिकॉज आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा अनुभव है, कि जब हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, गांव के अंदर जाएं, गांव स्पेशली शहरों में तो शायद ये काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, लेकिन गांव के लेवल पर जो दूर दराज में जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्किल एजुकेशन का क्या स्तर है और आप इसको कैसे देखते हैं या क्या किया जा जी, सकता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारा देश जो है इट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन। जी। 1.25 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 75 to 80% गाँव में है। गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बड़ी पूरी कोशिश कर रही हैं कि सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रूरल एजुकेशन, रूरल एरियाज़ में भी जाएं। जी। लेकिन इतने बड़े मासेस को, यानी स्टूडेंट्स को कैटर करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, दीज आर परकोलेटिंग टू द स्कूल लेवल ऑल्सो। पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पूरे पॉजिटिव चेंजेस आते आते इट विल टेक सम टाइम लगेगा। और उस टाइम के बाद जब बच्चे स्कूल से इक्विप होके आएंगे, और फिर ऐसा है कि उनको ये ज़रूरी नहीं है, अच्छा आज तो ये भी सिस्टम चल पड़ा है अभी कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए यू नीड नॉट हैव ए फॉर्मल एजुकेशन। जी। उसमें वो आपकी स्किल देखेंगे। स्किल देखें। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में यू आर स्किलफुल, आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। नहीं, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये है कि क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो उन आने के लिए कई बार वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पूरे बेसिक्स नहीं आते, कुछ थ्योरीज अंडरलाइंग चीज़ें जो है वो भी होनी पड़ती हैं। तो इसलिए इट हैज़ टू बी ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ दीज 2 थिंग्स, कि जिसमें एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन या आपकी क्लासरूम एजुकेशन भी हो प्लस स्किल भी हो, ताकि जब आप बाहर निकलें तो देन यू शुड बी एम्प्लॉयबल। और जिस मोटिव के लिए, देखिए बेसिक एजुकेशन आपको एनलाइटन करने के लिए तो है ही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। बिल्कुल। अब सर, अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, इसके साथ साथ सरकार आज की डेट में आईकेएस को भी बहुत प्रमोट कर रही है कि बैक टू वेदास। अब वेदास एंड स्किल और एजुकेशन, जो इतना भारी भरकम चीजें आसपास एजुकेशन सिस्टम के आसपास क्रिएट की जा रही हैं, इन सब को कैसे एक बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए? ऐसा मैडम, यहाँ पे जो एक्सपर्टीज या स्किल है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की या इंस्टीट्यूशंस की है। बिकॉज इंडियन नॉलेज सिस्टम या बैक टू वेदास जैसे आपने कहा है, तो देखो इट्स ए नोन फैक्ट कि हमारे वेदों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उन सब में वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जी, जो कि हमने शायद पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की, और दूसरे देश जो है वो उसको एक्सप्लोर करके तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। जैसे योगा का सवाल है, जैसे आयुर्वेद है, तो इन सब में से वो इतनी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो अगर यही चीज़ें हम अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करें तो हमारी कल्चर, हमारी लेगेसी जो है उसको उनको बच्चों को उन्हें ये चीज़ें डालने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम का साथ साथ जो है ज़रूरी है। बट सर, बिल्कुल लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है कि जो आईकेएस की अगर हम आज बात कर रहे हैं, आईकेएस कॉलेज लेवल पर तो ज़रूर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन जो हमें दी जानी चाहिए स्कूल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा है कि शायद इस वक्त तक
स्कूल लेवल पे अच्छी तरह से ये सिस्टम लागू इसलिए नहीं किया गया जी। कि आज तक हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आए कि बच्चा जब होश संभालता है तो उसको नर्सरी राइम्स आनी चाहिए, तो वो जब कोई गेस्ट आता है तो 3-4 पोएम्स इंग्लिश की उसको सुनानी है, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे हम इससे बाहर निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ये क्योंकि सर कोई पेरेंट्स आज की डेट में ये नहीं कहता कि आप जिसको भी मानते हो कि हमारे बच्चों को वेदा का ज्ञान होना चाहिए या हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र अच्छे से आना चाहिए। ये ज़रूर है कि बच्चों को इंग्लिश रिलेटेड कोई पोएम या जो भी एजुकेशन सिस्टम डिमांडिंग है वो सब चीज़ें आनी चाहिए। जी जी जी, जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं या पेरेंट्स की जो मानसिकता है जी। उसमें ये चीज़ें धीरे धीरे जो है वो आ जाएंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आ जाएगा तो फिर जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे आके उनको ये नई चीज़ नहीं लगेगी। और मोरोवर जब जैसे मैं महसूस करता हूँ कि अगर आपको ज्योतिष का या पुरानी ऐसी जो विद्याएं हैं उनका ज्ञान करना है तो आपको संस्कृत आनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब जैसे संस्कृत की एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे स्कूलों में भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। जी। तो उसके लिए नेचुरली इट विल टेक टाइम, क्योंकि अगर छोटा सा अगर कंट्री हो ना, छोटी जी। पॉपुलेशन हो तो बात और है। हाँ, लेकिन ह्यूज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। जी जी जी, समय लगेगा, लेकिन अच्छा है। कहते हैं स्लो एंड स्टडी में सर, लेकिन अगर जीत जाएं तो सब कुछ अच्छा है। अब सर, अब स्किल की बात हुई, हमने आईक्यूएस की भी बात की, और अब हम बात कर रहे हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर काम में और एजुकेशन में तो इस तरीके से आ गया है कि यहाँ तक बात हो रही है, ऐसा ना हो कि एआई के आने से कई टीचर्स की जॉब ही चली जाए। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? बहुत चिंता एक एज ए टीचर सबको हो रही है। मैडम, ऐसा है कि कुछ दिन पहले हमने हमारी इंस्टीट्यूशन में जी। एक हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक वर्कशॉप की थी जिसमें थोड़ा सा एआई के बारे में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्योंकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप कहते हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जी। तो ये आज के दौर की ज़रूरत बन गई है। लेकिन उस वर्कशॉप में भी हमने ये बात की, जब सभी टीचर्स का ओपिनियन पूछा गया तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबली करना। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल एआई जो है वो ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुझे एक ग्रे एरिया भी नज़र आता है। वो ग्रे एरिया ये है कि जैसे आप कोई प्रॉब्लम देते हो, मान लो चैट जीपीटी की बात कर रहे हो या गूगल जेमिनाई की बात कर रहे हो या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप कोई बात उनसे शेयर करते हो तो वो आपको थोड़े से सजेशन देने के बाद बोलते हैं अगर आप कहो तो मैं इसका ये पैटर्न बना दूं। जी। तो आप होता क्या है कि जब भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम देते हो तो बच्चा सीधा चैट जीपीटी या जेमिनाई के पास चला जाता है और वो उसको बनाया करके दे देता है। जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें बच्चों की जो ओरिजिनलिटी है जी। वो ख़त्म हो जाती है। मेरा मानना ये है कि आप इंफॉर्मेशन उनसे ज़रूर लीजिए। एथिकल यूज़ ऑफ एआई तो ये बताता है कि आपकी डिपेंडेंस ऑन एआई 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि आप एआई से गाइडलाइन लीजिए, लेकिन जो अगर आपने कोई असाइनमेंट है, कोई कुछ है, इस तरह का कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करना है तो उसमें अपनी इनपुट भी ज़रूर दीजिए। आप उसका हाथ तो पकड़ लें, लेकिन ये मत बोलें कि वो आपको कंधे पे बिठा के ले जाए। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा जुडिशियस इस्तेमाल जो एआई का है वो ज़रूरी है। तो सर, एआई से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं हम? देखिए, फिर मैंने वही बात की कि एआई जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जी, उनमें तो क्विकली ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। हो जाएगा। अब यहाँ धीरे धीरे होना शुरू हुआ है इन द लाइट ऑफ अभी 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा चलन इस चीज़ का हो गया है। और डेली जैसे आपने बोला ना कि भाई पीपल आर वरिड कि भाई हमारी नौकरियाँ जो खतरे में ना पड़ जाएं, तो इतना ज़रूर है कि जो कल है, जो फ्यूचर है वो एआई का है। तो उसमें हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं या प्रेजेंट जनरेशन है उनको अपने आप को इक्विप तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जुडिशियस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई जो है एआई दैट कैन गो ए लॉन्ग वे। टोटल डिपेंडेंस ऑन एआई मे बी डिजास्ट्रस। बिल्कुल। सर, आज हमने बात की, जैसा आपका ह्यूज एक्सपीरियंस था कि तख्तियों पे लिखते थे, फिर कॉपियाँ आई, कंप्यूटर्स आए, और आज ऐप बेस्ड एजुकेशन की बात आ रही है। लेकिन फिर भी एजुकेशन तो एजुकेशन है ना।
तो जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं, या आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से एजुकेशन को आज के समय में ले रहे हैं? पर सर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा जो रोल है ना वो टीचर का है। टीचर्स का है। टीचर उनको ये समझाए कि टोटल डिपेंडेंस ऑन दीज टूल्स वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जी। आपको बेसिक्स जो हैं उनको आपको एडहियर करना ही पड़ेगा, और टीचर भी उस पर एडहियर करता है और स्टूडेंट्स को एडहियर करने के लिए बोलता है। मतलब इट शुड बी ए टोटल ब्लेंड ऑफ बेसिक्स एज वेल एज एडवांस नॉलेज। जी। तो तभी जो है सक्सेसफुल होगा। तो बच्चों को इस चीज़ का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आई होप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आज के टीचर भी, आज के स्टूडेंट्स भी, तो देन फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो सर डीएवी इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से तैयार हैं इस नए एजुकेशन सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए और बच्चों को तैयार करने के लिए? मैडम, इसमें मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि डीएवी यूनिवर्सिटी, जिसमें आजकल आई एम डीन साइंसेज, इट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ माय पेरेंट बॉडी। जी। तो इर्द गिर्द सारे एरिया में जो जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग एरियाज़ में, वी वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एनईपी। जी। तो इसी तरह से वी आर गोइंग इन ए बिग वे टू इंट्रोड्यूस एआई एंड रिस्पॉन्सिबल। our university is arranging master classes जी। to familiarize our teachers as well as students with this technique। जी। फिर वही बात कि इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से और यूज़फुल तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, और इसको अब टीचिंग में एज वेल एज बच्चों को आगे एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उसका कैसे एक अच्छा रोल जो है वो अदा करना है। नहीं सर, बिल्कुल। और हम इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं, और ज़रूर होगा क्योंकि हम भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आज के समय में अगर आपको आज के एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना हो तो आप क्या लेके आएंगे? मैडम, मैं ये चाहूँगा, मुझे जो एज ए टीचर मुझे जो महसूस हो रहा है उसमें यह है कि शायद स्कूल लेवल पे भी या कॉलेज लेवल पे भी हम स्किल्स पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे लैब्स में होती है, जो कि थ्योरी के बेस पे उसको चेक करने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, हम शायद लैब एजुकेशन में हम थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। जी। जो नया सिस्टम है, जैसे एजुकेशन में हमारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटैप, तो उसमें देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो लैब्स पे दी गई है, लेकिन शायद जो करिकुलम हमारा है या जो उनके क्रेडिट्स दिए गए हैं, शायद उनमें उतना टाइम अलॉटेड नहीं है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि जो बच्चों को स्किल दी जानी चाहिए उसके लिए टाइम थोड़ा कम है। तो वैसे तो इस सिस्टम को यहाँ तक लाने के लिए इसका बहुत मंथन हुआ होगा, बड़ी जगह पे चेक किया होगा, लेकिन एज ए टीचर जो मैं महसूस करता हूँ, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो बयान किया है कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। आज आपने प्रोफेसर के.एन. कौल से सुना कि बेशक आज हम एआई की बात करें, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करें, लेकिन आज भी जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, और आज साथ साथ हमें अपने एजुकेशन के बेसिक पर काम करने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड, वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे किसी और चीज़ में है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगले शो में हम आपके साथ मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ।